नमस्कार साथियों, आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। मित्रों, आर ओ का पेपर बिल्कुल करीब है। अब मुश्किल से जो है 70-72 दिन हमारे पास बचे हुए हैं और ऐसे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आर ओ या यूपी PCS 2024 की भी बात करें तो उसकी तैयारी में एक महत्वपूर्ण सेगमेंट करंट अफेयर्स का आता है। तो करंट अफेयर्स हम लोग घटना चक्र और क्रॉनिकल से डिस्कस कर ही रहे हैं। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है करंट अफेयर्स को सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी हम जो है कुछ कुछ प्रश्नों का अभ्यास आपको करवाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में आज लगभग 25 प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं और ये 25 प्रश्न जो है किस महीने से हैं ये जानना ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह से कुल 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करंट अफेयर्स के हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। इनको आप अच्छे से देखिए, समझिए और तैयार करिए। कोशिश है कि वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं। फर्जी जो है तथ्यों का भंडार न दिया जाए आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न जो हमने बनाया है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अयोध्या मंदिर संग्रहालय का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार हाल ही में अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बना रही है। ठीक है, क्या बना रही है? मंदिर संग्रहालय। और इस मंदिर संग्रहालय में क्या होगा कि पूरे देश के सभी मंदिरों का एक डेटा होगा, डेटाबेस होगा। ठीक है, और इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 5 एकड़ के क्षेत्र में ये फैलेगा। कितने? 5 एकड़ के। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरी संभावना है कि एग्जाम में हमारे आएगा। इसकी देखिए व्याख्या भी हमने लिख रखी है, तो व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय के निर्माण करने की घोषणा की गई है। यह संग्रहालय देश भर में हिंदू मंदिरों का गौरवशाली इतिहास बताएगा और सनातन की समग्र संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगा। ठीक है, यहाँ बताया नहीं, बताएगा होगा। ठीक है, तो यह संग्रहालय देश भर में हिंदू मंदिरों का गौरवशाली इतिहास बताएगा और सनातन की समग्र संस्कृति को प्रतिबिंबित करेगा। यह कुल 5 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। यही पूछा गया था आपसे, कितने एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा? 5 एकड़ में, जो कि 12 दीर्घाओं में विभाजित होगा। ठीक है, तो अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनेगा, मंदिर संग्रहालय। ठीक, और ये कितने क्षेत्रफल में होगा? 5 एकड़ में होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल कितने परिवारों को नल के जल से जोड़कर एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिस्कस भी किया है आपसे। ठीक है, तो कितने परिवारों को जोड़ा गया है? 5 करोड़, 6 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1.5 करोड़ है। ठीक है, एक ही दिन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुल 1.5 करोड़ परिवारों को नल के जल से जोड़ करके एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का कीर्तिमान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए, हर घर नल योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की, हर घर नल योजना का उल्लेख कब किया गया था, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इस योजना के तहत वर्ष 2024 तक हर घर नल के टारगेट को पूरा करना, प्रत्येक घर में नल के कनेक्शन से जल पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का।
ठीक है। तो उसी सिलसिले में एक ही दिन में 1.5 करोड़ परिवारों को जोड़ करके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान स्थापित किया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत 1.5 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल के जल से जोड़कर एक दिन में सर्वाधिक नल कनेक्शन देने का कीर्तिमान स्थापित किया है। जल जीवन मिशन की हर घर नल जल योजना के तहत प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ दिए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। प्रतिदिन कितने? 40,000 से अधिक। ठीक है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, ये याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ताकि 25 प्रश्न एक साथ हो जाएं। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक मिनट कलर थोड़ा चेंज कर लें, थोड़ा अच्छा कलर आप लोगों को ताकि मिले। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, ये वाला लेते हैं। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, वर्तमान में हमारे देश में महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। ठीक, तो बताइए कितनी है महारत्न कंपनियों की संख्या हमारे देश में? कुल कितनी महारत्न कंपनियां इस समय हैं, ये यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना है? कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो देखिए अभी तक हमारे यहाँ कुल 12 महारत्न कंपनियां हुआ करती थी। कितनी? 12, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ करके 13 हो गई है। ठीक है, 13वीं कंपनी कौन सी है देखते हैं। देखिए हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को, यानी शार्ट में इसको हम कहते हैं OIL, ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया। यह कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की 13वीं महारत्न कंपनी है। किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने की शर्तें इस प्रकार हैं। कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, पहली शर्त है। ठीक है, कंपनी को सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहिए, ये दूसरी शर्त है। विगत 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए, ये तीसरी शर्त है। ठीक है, क्या क्या शर्तें हैं भाई? कि कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला हो, ठीक है, कंपनी सेबी के नियमों के अंतर्गत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक हिस्सेदारी के साथ भारतीय शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हो और 3 वर्षों की अवधि में औसत वार्षिक व्यवसाय 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो। अगला क्वेश्चन हमारा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो देखिए ऑप्शन है भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो आप जानते हैं ये काफ़ी चर्चा में था, हमने इसकी चर्चा भी आपसे की है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है और यहीं पे जो है नागासाल और क्या बोलते हैं बिदरी सुराही, ये सब पर चर्चा में थी। ठीक है, इसी संदर्भ में ये हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। ये सब क्यों चर्चा में था आप हमको बताइए। देखिए क्या इसका सही उत्तर है, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया भाई? जोहान्सबर्ग में। चौथा था क्रम से 15वां। ठीक है, इस सम्मेलन की थीम ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदार हैं। ठीक है, ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी है इसकी थीम। इस दौरान 6 अन्य देशों को भी ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूरी संभावना है कि हमारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, 6 नए देशों को ब्रिक्स में शामिल किया गया है। तो पहले 5 देश थे, BRICS 1 2 3 4 5, अब 6 और देश शामिल हो जाएंगे तो कुल देशों की संख्या अब कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी ब्रिक्स में। ठीक है, कौन कौन से देश अब शामिल होंगे? मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, अर्जेंटीना। ठीक है,
तो अब ब्रिक्स के कुल देशों की संख्या 11 हो जाएगी। और कौन कौन से देश पहले से शामिल हैं? ब्राज़ील है, ठीक है, रूस है, और इंडिया यानी भारत है, और कौन शामिल है? चीन शामिल है, और यस से साउथ अफ्रीका शामिल है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। तो इतने देश अभी तक जो है ब्रिक्स में शामिल हैं, ठीक। अब 6 और देश शामिल हो जाएंगे, तो अब देशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11 हो जाएगी। 5वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जुलाई 2023 में G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, ठीक है। कौन सी बैठक है? देखिए G20 की बहुत बैठकें हुई हैं, तो इनमें से कौन सी बैठक है ये ध्यान रखना है। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर मंत्रीय स्तरीय बैठक, ठीक है। तो ये हुई है कहाँ पे? तमिलनाडु में हुई है। देखिए तमिलनाडु के चेन्नई में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस दौरान चर्चा में रहे प्रमुख मुद्दों में से एक जीवाश्म ईंधन से संक्रमण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? पहले स्थान पर कौन रहा भाई? आप हमको बताइए। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में तो देखिए दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का आगरा शहर शामिल है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। कई सालों से मिला है, ठीक है, इंदौर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। स्वच्छता के मामले में इंदौर लगातार 6ठी बार देश में पहले स्थान पर है। इंदौर को पहली बार 2017 में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था। तो कब घोषित किया गया था? 2017 में। इस सूची में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर को वर्ष 2023 में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा जो 7वां क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने अपने सफल क्रियान्वयन के 9 वर्ष पूरे किए हैं। तो यह योजना आरंभ कब की गई थी? ठीक है, तो आज के 9 साल पहले आरंभ की गई होगी। 2014 में आरंभ हुई थी, लेकिन किस डेट को आरंभ हुई थी ये हमको बताना है। 15 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 23 अगस्त 2014 या 26 जनवरी 2014। तो देखिए जनधन योजना आरंभ हुई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2023 को अपने सफल क्रियान्वयन के 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक किफ़ायती पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके तहत अब तक 50 करोड़ से अधिक 50 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के तहत लाया गया है, ठीक है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है, जिसमें से 55.5% खाते महिलाओं के हैं, ठीक है। जनधन योजना में ज़्यादातर खाते किसके हैं? महिलाओं के, ठीक है। तो ये योजना कब आरंभ हुई थी? 28 अगस्त 2014 को आरंभ हुई थी, 28 अगस्त 2014, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन युद्धाभ्यास से है। क्या दिया गया है? हाल ही में जायद तलवार युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। भारत और सऊदी अरब के मध्य, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य, भारत और ईरान के मध्य या भारत और इंडोनेशिया के मध्य, ठीक है। तो जायद तलवार युद्धाभ्यास हर साल भारत और यूएई के मध्य होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक। भारत प्लस यूएई के मध्य ये होता है। तो हाल ही में इसका आयोजन किया गया। देखिए हाल ही में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के पोर्ट रशीद दुबई में किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने भाग लिया, ठीक है। किसने किसने भाग लिया?
INS विशाखापत्तनम और INS त्रिकंद ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का प्रतिष्ठित सम्मान है? क्या नाम है इस सम्मान का? द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ठीक है, तो ये ग्रीस का प्रतिष्ठित सम्मान है। इससे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए 28 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको यह सम्मान मिला है। उन्हें यह सम्मान ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन सकेलारोपोउलू ने दिया। ठीक है, कैटरीना एन सकेलारोपोउलू, तो इनको याद रखिएगा क्योंकि ये चर्चा में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? दिवस से देखिए, दिन दिवस सप्ताह से भी 1-2 क्वेश्चन आयोग पूछता ही है, तो इससे भी हमने क्वेश्चन बना लिए हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, तो ये 11 अगस्त यहाँ दिया हुआ है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए दिया गया है कि विश्व हाथी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की थीम क्या थी? टिकाऊ भविष्य के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। ठीक है, टिकाऊ भविष्य के लिए हाथियों के आवास की सुरक्षा। कोई भी दिन दिवस सप्ताह जब आप याद करें, ठीक है, तो डेट तो याद उसकी करनी ही है, साथ ही साथ उसकी थीम भी जरूर याद कर लिया करिए। ठीक है, बहुत बार थीम पूछ ली जाती है। तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन 2024 का मेजबान देश कौन सा है? G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है, 2024 का मेजबान देश। तो G20 अभी 2023 का मेजबान देश कौन सा था? हमारा भारत था। और 2024 का मेजबान कौन होगा? ब्राज़ील होगा। ठीक है, देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ये क्रमागत रूप से 18वां था। ठीक है, इसके पहले वाला कहाँ हुआ था? आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 17वां G20, ठीक, ये कहाँ आयोजित हुआ था? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। यह G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन था जिसकी मेजबानी भारत ने की थी। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? वसुधैव कुटुंबकम था। वर्ष 2024 के लिए G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राज़ील को सौंपी गई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, देखिए ये क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है क्योंकि ललितपुर एक उत्तर प्रदेश में भी जिला है और ललितपुर नेपाल में भी है। तो ये नेपाल के ललितपुर में आयोजित हुआ है, ना कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन रखा गया है। देखिए 1 से 3 सितंबर 2023 के मध्य काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन नेपाल के ललितपुर में किया गया। इस महोत्सव में नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साहित्यकार शामिल हुए। ठीक है, किन किन देशों के साहित्यकार थे? नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? ठीक है, तो ऐसा देश देखिए इस तरीके के इनोवेटिव काम जो है मैक्सिको करता है, तो मैक्सिको होगा। ठीक, चलिए देखते हैं। इसी ने अभी देखिए हाल ही में मासिक धर्म के दिन जो है छुट्टी की घोषणा की थी। तो हाल ही में मैक्सिको ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने
6 सितंबर 2023 को देश में गर्भपात को विधि संगत ठहराया है। ठीक है, न्यायालय ने कहा है कि गर्भपात के लिए दंडित करने वाली व्यवस्था असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों का हनन है। इससे पहले मैक्सिको में गर्भपात कराने वाली महिलाओं पर 3 वर्ष तक की जेल तथा जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान था। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा मुंबई, तीसरा इंदौर, चौथा चंडीगढ़। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? उत्तर ए आप देख रहे हैं, इसका मतलब कहाँ हुआ है? जयपुर में हुआ है। ठीक है, बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जयपुर। देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 14-15 सितंबर 2023 को जयपुर में बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया। ठीक है, तो बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन हमारे हैं कोलकाता, नवी मुंबई, बेंगलुरु, ठीक है, और कोच्चि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नवी मुंबई होगा। ठीक, देखिए, विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का 14वां संस्करण 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य नवी मुंबई में आयोजित किया गया। इसकी थीम थी विजन 2030, मसाले, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। ठीक है, विजन 2030, मसाले, स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा, ये इसकी थीम थी। ठीक है, तो विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण हाल ही में 15 से 17 सितंबर 2023 के मध्य नवी मुंबई में आयोजित किया गया है। चलिए, 16वां क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कोवलम पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया। यह पंचायत स्थित है किस राज्य में है? ये हमको बताना है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या तेलंगाना में? तो यह पंचायत कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में। देखिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले की इस पंचायत में मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने केंद्र सरकार की मिष्टी योजना के भाग के रूप में यहाँ आयोजित मैंग्रोव वृक्षारोपण अभियान का नेतृत्व किया। ठीक है, तो मिष्टी योजना किससे संबंधित है? मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मिष्टी योजना का संबंध पर्यावरण से है। ठीक है, तो उसी के तहत ये आयोजित हुआ था कोवलम पंचायत में, क्या? मैंग्रोव वृक्षारोपण कार्यक्रम। ठीक, चलिए, मिष्टी योजना मैंग्रोव से, मतलब पर्यावरण में अगर क्षेत्र पूछा जाएगा तो मैंग्रोव से ही संबंधित भी है। तो मिष्टी योजना को गूगल करके थोड़ा और डिटेल में जान लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा अनुमान है ये क्वेश्चन आउट है एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आना ही आना है, ये जान लीजिए, क्योंकि हाल ही में ये योजना लॉन्च की गई है। देखिए, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को हाल ही में मंजूरी किस तिथि को प्रदान की गई? तो इस योजना को मंजूरी आज़ादी के ठीक दूसरे दिन यानी 16 अगस्त 2023 को प्रदान की गई। ठीक है, देखिए, 16 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को मंजूरी प्रदान की। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कहाँ की योजना है? केंद्रीय क्षेत्र की योजना। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, 23-24 से 27-28 तक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अवधि है और 16 अगस्त 2023 को इसको मंजूरी प्रदान की गई है।
यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यहाँ आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप हमको बताएंगे केंद्रीय क्षेत्र की योजना, क्षेत्र की योजना क्या है। दूसरा क्वेश्चन होगा केंद्र प्रायोजित योजना क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना क्या है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप हमें बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बजट में भी इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बन जाता है। ऑप्शन है 500, 408, 508, 510। तो देखिए ये शायद PCS 2023 में आया भी था। देखिए 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। ये 508 रेलवे स्टेशन 27 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों में हैं? 27, ठीक है। 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास 24,470 करोड़ रुपए की अधिक लागत से किया जाएगा। कितना? 24,470 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, 23वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किसकी अध्यक्षता में किया गया है? SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन तो देखिए ये हाल ही में ईरान की अध्यक्षता में किया गया है, सॉरी चीन की अध्यक्षता में किया गया, ईरान की अध्यक्षता में पिछला हुआ था, ठीक है। देखिए 4 जुलाई 2023 को SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक, कौन सी बैठक थी? 23वीं, भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। यह शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान को SCO के नवे देश के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। SCO के नवे देश के रूप में ईरान को भी हाल ही में शामिल किया गया। वर्ष 2024 में यह सम्मेलन कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? कजाकिस्तान में। क्वेश्चन हमारा क्या था? शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तथ्यात्मक त्रुटि हुई है, यह आयोजन भारत की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है, भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सेंटियागो पेना ने कहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो राष्ट्राध्यक्ष जो हाल फिलहाल में निर्वाचित किए जाते हैं उनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आयोग पूछता है, ठीक है। तो सेंटियागो पेना जो है पराग्वे के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। देखिए 15 अगस्त 2023 को सेंटियागो पेना ने पराग्वे के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उल्लेखनीय है कि पराग्वे में नए राष्ट्रपति चुनाव 30 अप्रैल 2023 को संपन्न हुए। कब संपन्न हुए? 30 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 3D प्रिंटेड डाकघर पहला है तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में स्थापित किया जा रहा है। इसका निर्माण IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन द्वारा किया गया है, ठीक है, लार्सन एंड ट्रूबो कंस्ट्रक्शन द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में भारत का स्थान रहा है, ठीक है। किसके संदर्भ में? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह। देखिए 5 जुलाई 2023 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी की गई। कब जारी की गई? 5 जुलाई को। यहाँ से भी याद रखिए कि अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है।
इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं, नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे जापान, ठीक है, यूएसए जापान, और नंबर 3 पे चीन रहा। भारत इस सूची में 8वें स्थान पर रहा है। चलिए प्रश्न 23 हमारा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये देखिए वाराणसी में हाल ही में किया गया। कहाँ पे? वाराणसी में। देखिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एवं एक्सपो 2023 का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य किया गया। 22 से 24 जुलाई 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एक्सपो 2023 का आयोजन हाल ही में किया गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिवस से विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई दिया है, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, बिल्कुल सही है ये। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, तो यही गलत है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2023 में मनाए गए इस दिवस की थीम सतत विकास के लिए सहकारिता है। क्या है? सतत विकास के लिए सहकारिता। शेष सभी सही सुमेलित हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का शिलान्यास किया गया है? तो ये शिलान्यास आंध्र प्रदेश में हुआ है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में, कहाँ पे? कुरनूल जिले में भगवान श्री राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया, ठीक है। तो इस प्रतिमा की स्थापना कुरनूल जिले में तुंगभद्रा नदी के तट पर मंत्रालयम गांव में की गई है। गांव का क्या नाम है? मंत्रालयम गांव, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा करंट अफेयर्स था जो जुलाई, अगस्त और सितंबर माह से था, ठीक। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह से हमारा ये करंट अफेयर्स था, ये हमारा इनिशिएटिव था। तो आज हमने कुल 25 प्रश्नों का डिस्कशन किया। जुलाई, अगस्त और सितंबर माह से ही करीब 25 प्रश्नों का एक वीडियो हम और लेके आएंगे, ठीक है। एक वीडियो और लेके आएंगे 25 प्रश्नों का, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जुलाई से लेकर के हमारा एग्ज़ाम 11 फरवरी को होना है, तो जुलाई से लेकर के मान लीजिए जनवरी तक का, ठीक है। जुलाई दिसंबर 6 महीने और जनवरी 7 महीने के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए हमने इनको जुलाई से शुरू किया है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए और फिर बताइए कि हमारा ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।